हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रूबी राव भास्कर धौलपुर से। आज मेरे हाथ में एक और पुस्तक है जिसका शीर्षक है अस्मिता के आलोक में नारी विमर्श। आज इसको मैं कंटेंट्स पढ़ा के नहीं बताऊंगी, और जिसकी संपादिका हैं डॉक्टर पायल लेल्हारे, निवाड़ी कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं। आज मैं इसको कंटेंट्स इसके नहीं बताऊंगी। इसको आज इसमें कंटेंट्स में इसमें एक लेखन दिया गया मेरे पापा डॉक्टर एम एस विमल का, उसको आज मैं पूरा बताऊंगी, और जिसका शीर्षक है अनपढ़ नारियों का समाज उत्थान में प्रेरक योगदान। इसको पूरा पढ़कर मैं सुनाती हूँ। आज प्रायः हम देखते हैं कि हमारे समाज में नारियों को दोयम दर्जे का ठहराया जाता है। पुरुष प्रधान समाज में नारियां आदिकाल से ही शोषित, पीड़ित व प्रताड़ित रही हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जब भारतीय समाज शिक्षा के क्षेत्र में अपार उन्नति कर चुका है, नारी की स्थिति कोई ज़्यादा सुदृढ़ और सम्मानजनक नहीं है। शोषण और प्रताड़ना के आयाम अवश्य बदले हैं, परंतु शोषण प्रताड़ना का अंत नहीं हुआ। सही लिखा गया है, ग्रामीण समाज एक ऐसी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था वाली मनोवृत्ति पर विद्यमान है जो मानकर चलती है कि महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक है तथा उन्हें संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ तक कि स्वयं के शरीर पर प्राकृतिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। वस्तुतः प्रस्तुत शोध लेख में अनपढ़ नारियों का समाज उत्थान में प्रेरक योगदान विषय पर प्रकाश डाला गया है, जिसके माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सिर्फ पढ़ी लिखी नारियों का ही नहीं बल्कि अनपढ़ नारियों का भी समाजोत्थान में अविस्मरणीय एवं प्रेरक योगदान है। डॉक्टर ज्योति बाला लिखती हैं, प्राचीन भारतीय वाद में से लेकर आज तक स्त्री विमर्श किसी न किसी रूप में विचारणीय रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत भूभाग में नारी शिक्षा का प्रादुर्भाव सही मायने में सावित्रीबाई फुले के पादार्पण से प्रारंभ हुआ। सन 1828 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के संयुक्त प्रयास से महाराष्ट्र में 18 विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें बालिका शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया गया। उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा मंदिर में प्रवेश देकर न सिर्फ ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारा, बल्कि सदियों से भरे महापाप के घड़े का भंडाफोड़ कर दिया। तमाम शहरी सामाजिक व धार्मिक पाबंदियों पर कुठाराघात करते हुए फुले दंपति ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी और शिक्षा जगत में एक नए विमर्श का बीजारोपण कर दिया, जो आज बड़ वृक्ष बनकर लहरा रहा है। सदियों से शिक्षा की दृष्टि से गूंगी भारी नारी आज न सिर्फ पुरुषों के बराबर मोर्चा संभाले है, बल्कि कई पायदानों पर पुरुषों से आगे भी है। शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, करुणा, मैत्री, दया, संभाव, सदाचार हर क्षेत्र में नारी पुरुषों से आगे दौड़ती नजर आ रही है। तत्कालीन समाज में नारियों की स्थिति पर होने वाले अत्याचारों के बारे में डॉक्टर सरोज अगलावे लिखती हैं, नारियों पर अनेक बंधन लादकर उनके साथ बहुत छल किया गया। पुरुषों को एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी करने की स्वीकृति थी। अनेक पुरुष अपनी पत्नी को प्रताड़ित करके अधिक आनंद मनाने को 2-3 शादियां रचा लेते थे। इससे पहली पत्नी को ईर्ष्या होती थी और वह अपने पति से द्वेष करने लगती थी। परिवार के कल्याण के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होता है, ऐसा ज्योतिबा फुले स्पष्ट करते हैं। कला का क्षेत्र हो या ज्ञान विज्ञान का, हर जगह भारतीय नारी सफलता का परचम लहरा रही है। खेल प्रतिस्पर्धाओं की बात तो किसी से छिपी नहीं है। भारतीय नारी विश्व भर में अपना कीर्तिमान स्थापित करने में सतत अग्रसर है। जहाँ तक अनपढ़ नारियों की बात है, यहाँ हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान। ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को आमतौर पर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ और गंवार की श्रेणी में रखते हैं। ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग और धोती मानसिकता के लोगों को इन अशिक्षित और ग्रामीण महिलाओं के कला कौशल का जरा भी ज्ञान नहीं है। झूठी शानशाही में अंधत्व को प्राप्ति ये तथाकथित सभ्य लोग इन ग्रामीण महिलाओं की काबिलियत के बारे में ना तो कुछ जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। अपेक्षा है कि वे कभी इन ग्रामीण परिवेश में जाकर इन अनपढ़ नारियों की निपुणता के दर्शन करें।
इसके लिए पहली शर्त है कि पूर्वग्रह को त्याग कर ही इनसे कुछ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। यूँ कहें कि कला और संस्कृति का क्षेत्र नारियों के द्वारा ही सहज कर रखा गया है तो अतिशयोक्ति न होगी। पढ़े लिखे लोगों ने तो इसे मटिया मैट करने की कसम खा रखी है। शादी समारोह हो या कोई अन्य सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान, ये अनपढ़ नारियां ही गीत गा कर उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाती हैं। पढ़ी लिखी नारियों ने तो कुछ अपवादों को छोड़ दें तो उस परंपरागत गीत संगीत की दुनिया को तिलांजलि ही दे दी है। गाने गुनगुनाने की बात तो दूर, यह गाने वाली नारियों के पास बैठने में भी असहज महसूस करती हैं। भारत ग्राम प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। ताज्जुब तो यह है कि गांव से निकला हुआ व्यक्ति ही गांव वालों को गांवटी और गंवार कहता है, जबकि वह अपने अतीत के झरोखे में झाँक कर ही नहीं देखता कि उसके दादे परदादे भी तो गांव के ही रहवासी थे। गांव की संस्कृति आज भी इन अनपढ़ नारियों के नाम लिखी है। एक समय था जब बिजली से चलने वाली चक्कियां नहीं थीं, तब हर घर में चाकी हुआ करती थी। रोज सुबह तड़के घर की नारियां जाती थीं और अनाज पीसती थीं। चाकी वाले गीत होते थे, गीत गाते गाते उनका सारा अनाज पिस जाता था। आजकल तो एकल परिवार का प्रचलन चल पड़ा है। यह प्रचलन पढ़े लिखे लोगों ने ही शुरू किया है। अनपढ़ नारियां तो संयुक्त परिवार में रहती थीं। 3-4 भाइयों को परिवार शामिल रहता था, उनमें परस्पर प्रेममयी व्यवहार हुआ करता था। आज यह चाकी वाले गीत उसी तरह गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। इन गीतों में समाज जिकता को प्रेरणा, भजन, चेतावनी आदि हुआ करते थे। सामाजिक ताना बाना संतुलित था। वह सब आज पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। अभी भी वक्त है इनको संजो कर रखने का। किसान लोग जब आषाढ़ के महीने में खेतों में हल चलाने की शुरुआत करते थे, तब हरायते गीत हुआ करते थे। घर की यही अनपढ़ नारियां अपने घर मालिकों को, बैलों को व हल को हल्दी चावल व दही के लेकर तिलक करती थी और हंसी खुशी खेतों की ओर रवाना कर दी थी। बहुत ही सुहाना व मनमोहक उत्सव हुआ करता था। यह भी अब पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। शादी समारोह का कोई भी चरण ऐसा नहीं है जो आज भी इन अनपढ़ नारियों के बिना पूरा होता हो। पढ़ी लिखी नारियां तो अनभिज्ञ बनकर एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। चौक पूरना, हल्दी तेल चढ़ाना, लग्न पत्रिका का लिखा जाना, बन्ना बनने को तैयार करना, मेहमानों को जौनार कराना, दूल्हे का कन्या पक्ष के दरवाजे पर स्वागत करना, मंडप तले विवाह संस्कार होना, बेला सौंपना, लड़की की विदाई करना आदि हर रस्म से जुड़ी कुछ खास प्रक्रिया होती हैं। विधि विधान होता है। यह प्रक्रिया अनपढ़ नारियों को चरणबद्ध तरीके से रटी हुई है। हर रस्म के कुछ खास गीत होते हैं। लगातार घंटों तक गीतों का सिलसिला चलता रहता है। ये अनपढ़ नारियां ना तो किसी डायरी का सहारा लेती हैं और न ही किसी संगीतकार का। इनका कहीं भी प्रशिक्षण नहीं होता। ये स्वयं अपने प्रशिक्षक हैं। ढोलक बजाना, नृत्य करना, गीत गाना, स्वयं रचना, हंसी ठिठोली करना, सब कुछ इन्होंने अपने निजी अनुभवों से सीखा है। अतः कहना होगा कि कला और संस्कृति का क्षेत्र अनपढ़ नारियों की वजह से ही मजबूत बना हुआ है। इसको संजोए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में योगदान। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में इन अनपढ़ नारियों का अवर्णनीय योगदान है। सामाजिकता इनमें कूट कूट कर भरी है। घर के कामकाज से लेकर समाज में हर एक प्रकार के घरेलू उत्सव में इनकी परस्पर उपस्थिति से कार्य संपादित होते हैं। पूजा हो या जन्मदिन, सब तरह के उत्सवों में यह एक दूसरे का मनोबल बढ़ाती है। बड़े बूढ़ों की लाज पर्दा करना इनसे सीखा जा सकता है। इनकी अनपढ़ नारियां ऐसी थीं कि उन्होंने पूरा जीवन जी लिया, स्वर्ग भी सिधार गईं, लेकिन उनकी नहीं सुनी। कहने का आशय यह है कि यह अनपढ़ नारियां बेहद सदाचारी व सुसंस्कृत होती थी। सामाजिक लोक लज्जा का उनमें भान था। आज भी धार्मिक आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ये अनपढ़ नारियां पूजा पाठ, व्रत, भजन, कीर्तन आदि सब में आगे हैं। पढ़ी लिखी नारियां आज भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। उपचार व चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में योगदान अनपढ़ कही जाने वाली इन ग्रामीण नारियों को उपचार व चिकित्सा पद्धतियों को बेहद ज्ञान है। गांव में आज भी खास खुजली, फोड़ा, फुंसी, बुखार, जुकाम, पेट दर्द, प्रसूति कार्य, हड्डियों का टूट जाना आदि गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज इन नारियों के पास है।
आँख सूख जाना, लाल हो जाना या खोंचा आ जाना आदि सभी का प्रबल उपचार इनके द्वारा सरल तरीके से कर दिया जाता है। गांव की जच्चाएं अधिकांश इन्हीं गाँव की अनपढ़ नारियों से प्रकृति कार्य करवाती हैं। हॉस्पिटल में तो सदैव पेट चीरकर बच्चा निकालने का डर बना रहता है। आदिवासी समाज में तो आज भी इन्हीं चिकित्सा पद्धतियों पर लोग आश्रित हैं। टोने टोटके, जादू मंत्र आदि सब अलग व्यवस्थाएं हैं। गंगा पार गांव की रामेश्वरी कहानी के विषय में सुबोध कुमार श्रीवास्तव मुख्य पात्र रामेश्वरी के मुख से अपने पति की प्रशंसा के बारे में लिखते हैं। हजारों मरीजों की बीमारी उन्होंने जड़ी बूटियों देसी तरीकों से दूर की। कभी कभी तो सांप और बिच्छू के काटने पर आए मरीज का जहर मंत्र फूंक कर या जड़ी बूटियों से उतार देते थे। उनकी दवा की पुड़ियों की मांग आसपास के इलाकों तक में थी, लेकिन तथाकथित शब्द समाज इन नारियों को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करता रहता है। कभी डायन के नाम पर तो कभी पिट्टियों के नाम पर गरीब समाज की फटियाल दिखने वाली ये नारियां सदैव ही अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर रहती हैं। इनकी मजबूरियों के कारण कईयों को तो जान तक गंवाना पड़ जाती है। अन्य तरह शोषण होना तो आम बात है। निर्माण संबंधी कार्यों में योगदान। ग्रामीण नारियां कई तरह के निर्माण कार्य में दक्ष हैं। उदाहरण के लिए घर आंगन में संबंधित वस्तुओं का निर्माण हो या खेत खलिहानों से संबंधित जरूरी वस्तुओं का निर्माण, यह सब उनके बाएं हाथ का काम है। चूल्हा, चाकी, सिकौली, टोकनी, बढ़नी, झाड़ू, मूसल, डलिया आदि अनेक ऐसी चीजें हैं जिनका निर्माण ग्रामीण नारियों को बहुत अच्छे से आता है। एक दौर चला था स्वेटर बुनने का। भले ही शुरुआत पढ़ी लिखी महिलाओं ने की हो, लेकिन गांव-गांव में अशिक्षित नारियां भी स्वेटर बुनती देखी जा सकती हैं। दरियां बनाना, चटाई बनाना, चारपाई बुनना आदि सब तो आज भी इन ग्रामीण नारियों के द्वारा बहुतायत में किया जाता है। तर्क विवेक संबंधी दक्षता। ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं में तर्क शक्ति की क्षमता भी बेजोड़ होती है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में उनके तर्कशील विचारों को लड़ाई झगड़ा करार दिया जाता है। दरअसल वाद विवाद की स्थिति में यह ग्रामीण नारियां धारा प्रवाह ढंग से तर्क वितर्क करती हैं। ईमानदारी से देखा जाए और मूल्यांकन किया जाए तो उनमें भी विधि सम्मत तर्कशीलता परिलक्षित होती है। जहाँ तक सदाचार की बात है तो कहना होगा कि ग्रामीण नारियां नशा आदि से अधिकांश मुक्त होती हैं। पुरुषों की तुलना में नशा आदि के व्यसन इनमें कम ही पाए जाते हैं। नैतिकता और व्यवहारिकता में ग्रामीण नारियां श्रेष्ठता की मिसाल हैं। शिक्षा संबंधी योगदान। यद्यपि अनपढ़ नारी को अशिक्षित लोगों की श्रेणी में रखा जाता है, फिर भी यह कहना मुनासिब होगा कि इनमें शैक्षिक समाज अवश्य होती है। प्रमाण स्वरूप हम देखते हैं कि जितने भी साहित्यकार, वैज्ञानिक व अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं, उनकी परवरिश ज़्यादातर अशिक्षित माँओं के द्वारा ही हुई है। यदि उनमें शैक्षिक समझ नहीं होती तो वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कैसे प्रेरित करते। आज भी हम देखते हैं कि ये अनपढ़ नारियां अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए काफ़ी सजग और जागरूक होती हैं। बच्चों को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, इसका उन्हें अच्छी तरह भान होता है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण ना होगा कि नवजात शिशु की देखभाल करना जितना अच्छा इन अनपढ़ ग्रामीण नारियों को आता है, उतना ही पढ़ी लिखी शहरी नारियों को समझाती हैं, पढ़ी लिखी नारियों को नहीं। ये कई मरतबा हम देखते हैं कि ये अनपढ़ नारियां पढ़ी लिखी नारियों को समझाती हैं कि उन्हें अपने नवजात शिशु की देखभाल कैसे करना चाहिए। सिर्फ देखभाल ही नहीं, उन्हें इस बात का भी ज्ञान होता है कि अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों की तुलना में कैसे आगे बढ़ाएं। उनके अंदर प्रतिस्पर्धात्मक सोच होती है। रोज सुबह जल्दी जागना, घर के नित्य कार्यों को निपटाना, बाल बच्चों को नाश्ता तैयार कर देना, घर के मुखिया मालिकों व अन्य जनों को नाश्ता कराना, खाना देना और बच्चों को स्कूल भेजना आदि सब कार्यों में ग्रामीण अशिक्षित महिला किसी शहरी महिला से कम नहीं है। आवश्यकता है नारियों को समान अधिकार देने का। डॉक्टर सरोज अग्लावे लिखती हैं, नारी को केवल पढ़ने लिखने अथवा उनकी साक्षर होने तक की शिक्षा को ही ज्योतिबा फुले ने सीमित नहीं किया था। शिक्षा के कारण नारी को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि शहरी शिक्षित महिलाओं से यह ग्रामीण शिक्षित महिलाएं अधिक कार्य करती हैं। वे अधिक समझदारी का परिचय देती हैं, लेकिन उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता।
वे अपने निज घर में भी यथोचित सम्मान प्राप्त नहीं कर पाती। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो कहना होगा कि अधिकांश ग्रामीण नारियां इतनी ही मेहनतकश होने के बावजूद भी शोषित, पीड़ित व तिरस्कृत होती है। बड़े मामलों में उनकी राय हमारी या तो बिल्कुल नहीं ली जाती है या फिर कम ली जाती है, जबकि इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है। पुरुष प्रधान समाज में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पुरुष तक सीमित रह गया है, परंतु यह सब हर जगह नहीं होता। कुछ परिवारों में महिलाओं की समान भागीदारी होती है, उन्हें नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार भी होता है। कुछ सीमाएं यद्यपि ग्रामीण पर नारियां कई मायनों में सक्षम है, फिर भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनकी भूमिका नगण्य जैसी है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के लिए सरपंच या प्रधान के पदों पर आरक्षण होता है। इन सीटों पर ये अनपढ़ महिलाएं भी चुनकर आती हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दे तो इस रूप में उनकी भूमिका रबर स्टाम्प से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। विकास के कार्यों में उनकी राय को न सिर्फ नज़रअंदाज ही किया जाता है, बल्कि उन्हें बताया भी नहीं जाता कि उनके हस्ताक्षर किस बात के लिए हो रहे हैं। कुछ सुझाव समाज और सरकार मिलकर अनपढ़ नारियों के ज्ञान, कला, कौशल को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। चिकित्सा क्षेत्र ही ले लीजिए, इन अनपढ़ नारियों में जो भी नारियां प्रसूति कार्य में दक्ष हैं, उनका सर्वे कराकर उन्हें निर्धारित मानदेय राशि देकर और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। समय समय पर उन्हें नवीन तकनीकियों के बारे में भी बताया जाना चाहिए। उन्हें कुशलता की श्रेणी में रहने हेतु प्रमाण पत्र भी दिए जाने चाहिए। प्रायः हम देखते हैं कि आजकल सिजेरियन का दौर चल पड़ा है। सिजेरियन प्रसूति को कम करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को उपयोग करना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि प्रसव पीड़ा को सहन करने के लिए किस प्रकार बच्चा को संतावना दी जाए। ज़्यादातर सिजेरियन उसी स्थिति में होते हैं जब प्रसूता लेबर पेन को सहन नहीं कर पाती। ये ग्रामीण दाइयाँ चुटकुले कहकर, हंसी मजाक कर पूरा दर्द कम कर देती हैं। उनके इस मनोवैज्ञानिक उपचार का व्यापक रूप से अस्पतालों में फायदा उठाया जा सकता है। चिकित्सा से जुड़े सरकारी हॉस्पिटल के मुलाजिमों को इस प्रकार के ग्रामीणों से सतत संपर्क में रहना चाहिए। निष्कर्ष। अतः उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनपढ़ नारियां समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं में उन्हें यथोचित सम्मान मिलता है। उन परिवारों में कम से कम समस्याएं होती हैं। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें यथोचित सम्मान देने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत अनेक सरकारी योजनाएं संचालित हैं, जिनको धरातल पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। सामान्य बोलचाल में गांवटी, गवार, गवई आदि शब्दों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की जरूरत है कि यह देश ग्राम प्रधान है। शहरी लोग भी एवं गांव में ही रहते थे। आज भी शहरी लोगों का जीवन गांव पर ही निर्भर है। अनाज, दालें, तेल आदि का उत्पादन गांव में ही होता है, जिन्हें खाकर ये जिंदा रहते हैं। अनाज हो या दालें, ये मूल रूप से फसल के रूप में उगाए जाते हैं। अनाज को अनाज बनाने में, दाल को दाल बनाने में और तेल को तेल बनाने में कई सोपानों से गुजरना होता है। इन सोपानों से गुजरना शहरी लोगों के बस की बात नहीं है। फसल उत्पादन की सारी तकनीकियाँ ग्रामीण लोगों को आती है। उनके ज्ञान और कला कौशल से ही ये अनाज, दालें और तेल जन सामान्य को उपलब्ध हो पाते हैं। इनके इस योगदान की वजह से ही सबका जीवन चल रहा है, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण। ये तो रही अनपढ़ औरत महिलाओं की बातें। आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस क्षेत्र को आगे समाज को रखना चाहती हैं, गांव वाले, लेकिन उन्हें वो चीज़ को बनाए रखने के लिए बंद हटा दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है, उन पर बंदिशें लगा दी जाती हैं। भाई उन्हें अनपढ़ कहकर बोला जाता है कि तुम अभी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम ये अनपढ़ लोगों की बातें करती हो या अनपढ़ ये चीज़ें करती हो या फिर हर चीज़ों को लेकर। इसलिए इनमें योगदान आप लोग भी समझ सकते हैं। थैंक यू।